नमस्कार दोस्तों। कविता की कार्यशाला में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है केवल तथ्यों का वर्णन, कविता नहीं। दोस्तों, जो आजकल कविताएं लिखी जा रही हैं उसमें तथ्यों, घटनाक्रम के विवरणों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एक एक घटना को पूरी डिटेल के साथ, पूरे विस्तार के साथ यह कविताओं में व्यक्त हो रहा है। अच्छी बात है कि आप समकालीन समय से जुड़े, उसके घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखें और उसे स्वर दें। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या वह कविता बनी केवल तथ्यों का वर्णन, केवल घटनाक्रम का वर्णन, केवल स्थितियों का वर्णन, किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का वर्णन, क्या केवल वर्णन उसे कविता बना सकता है? मैं इस दिशा में एक चर्चित कविता का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है भिक्षुक। बहुत महत्वपूर्ण कविता है, पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाई जाती है और वह एक अच्छा शब्द चित्र माना जाता है। कविता एक अच्छी कविताओं में इसे शुमार किया जाता है। लेकिन इसमें कविता कहाँ है, यह अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारे साथ गड़बड़ी हो जाती है। हम केवल विवरण को, हम केवल एक व्यक्ति के बाहरी जो उसका दिखावा है, उसका रूप रंग है, उसके जो कार्य की पद्धति है, उसे अगर हम कविता मान लेते हैं तो दिक्कत है। इस कविता में पूरी कविता शुरू होती है और अंत में उस भिक्षुक के वर्णन के बाद निराला जी ने लिखा, ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अगर निराला की भिक्षुक कविता में यह पंक्तियां न होती तो कहना मुश्किल है कि यह कविता में शुमार हो पाती कि नहीं। अर्थात हमने पहले पूरा वर्णन है, वह आता, दो टूक कलेजे को करता, पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे से करता पछताता, पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। यह पूरा वर्णन है एक भिक्षुक के जीवन का, उसकी एकदम बहुत ही गहन अध्ययन है एक उसकी गतिविधि पर। लेकिन कविता तभी बनती है जब वो लिखते हैं, ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। यह जो पंक्तियां हैं, अगर यह न होती तो इसे एक अच्छी प्रभावी कविता बनाना मुश्किल था। तो हर कवि यह ध्यान रखे कि हम अगर विवरण देते हैं तो उसमें कविता कहाँ है। आप कविता भी उसके अंदर लिखिए, विवरण उसके बीच से छनती है कविता, शब्दों के विवरण के बीच से, शब्दों की फांक से कहीं से भी कविता निकले, लेकिन कविता होनी चाहिए। केदारनाथ सिंह जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है माझी का पुल। माझी का पुल वास्तव में है
बलिया जिले में है और लोग उससे यात्रा करते हैं। और वो कैसा माझी का पुल है उसका केदार जी ने वर्णन किया है। लेकिन उनकी हर 2-4 पंक्ति के बीच कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी पंक्तियां हैं जो उस विवरण को कविता बनाती है। हमें वो ढूंढना होगा। वह 2-4 पंक्तियां, हर 2-4 कई ऐसे कवि भी हैं जो हर 2-4 पंक्तियों विवरण की कविता चल रही है, लेकिन हर 2-4 पंक्ति के बाद एक आध पंक्ति ऐसी है जो पूरी पंक्ति को एक सार्थक कविता बनाती चलती है। कोई जरूरी नहीं है कि निराला जी ने जैसा कि अंत में अपना एक विश्लेषण निष्कर्ष के रूप में जो 4 पंक्तियां उन्होंने लिखी या उससे जो उस घटनाक्रम का जो प्रभाव बनता है, उस पर जो प्रतिक्रिया है वो है। कोई जरूरी नहीं है कि आप अंत में दें, आप कहीं भी दें, वो विवरण चलता रहे, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी पंक्तियां होनी चाहिए जो आपके विवरण को, आपके कथ्य को कविता बनाता हो। केदार जी की कविता माझी का पुल में ऐसी पंक्तियां हैं कि और सोच कर कांपने लगता हूं कि कैसा लगेगा अगर एक दिन पता चले कि वहां नहीं है माझी का पुल। तो यह पंक्तियां विवरण से बाहर जाकर हमारे भावबोध पर दस्तक देती हैं और पुल के वर्णन को कविता बनाती हैं। तो हमें यह देखना होगा कि केवल तथ्यों का वर्णन कविता नहीं है। आपके तथ्य यदि किसी अर्थ या सत्य का मार्ग प्रस्तुत नहीं करते तो उन तथ्यों की प्रस्तुति कविता नहीं हो सकती। वे यदि अपने कथ्य और सत्य को अनुभूति से नहीं जोड़ते हैं, अगर आप कविता में दिए गए कथ्य और सत्य को किसी अनुभूति से नहीं जोड़ते हैं तो कविता नहीं बनेगी। किसी अनुभूति के बगैर प्रस्तुत किए गए आंकड़े कविता नहीं है। तथ्य या किसी वस्तु या व्यक्ति का यथावत वर्णन कविता नहीं है। तो दोस्तों, हमें केवल पूरा शब्द चित्र, एक पूरा किसी चीज का वर्णन, उसका एक पूरा खाका सिर्फ खींचना आवश्यक नहीं है। उसके बीच में आपको कविता की पंक्तियां देना होगा। कविता गाय पर निबंध नहीं है कि आपने बता दिया कि साहब गाय को 2 आंख है, 2 कान है, एक पूंछ होती है। गाय को भारत के लोग माता मानते हैं। गाय का गोबर और मूत्र भी पवित्र माना जाता है। गाय दूध देती है और वो दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। कविता इतने से नहीं बनेगी। या इधर कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन की स्थितियों पर तमाम विवरण आ रहे हैं। उसके छोटी छोटी बातों को टीवी चैनलों पर विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, उनके बारे में बातें हो रही है पूरा कोई। लेकिन आश्चर्य है कि उस पर कविताएं भी उसी तरह लिखी जा रही हैं। और कविताओं में रह रह कर हाथ धोने का वर्णन है, चेहरे पर मास्क पहनने का वर्णन है, घर में लॉकडाउन में बैठे हैं तो काम काज में घर के हाथ बटाइए, अपने मन में नकारात्मक भाव बताने दीजिए, प्रकृति में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, प्रदूषण घट रहा है। ये दृश्य, ये बातें, इस लोग सोच रहे हैं कि और ये सब तो परोस रहा है, हर तरफ से यही बातें हो रही है, और उसे आपने सिलसिलेवार लिख दिया और सोचा कि हमने तो लॉकडाउन के ऊपर या कोरोना पर या देश की समस्या पर एक कविता लिख दी। नहीं, यह वर्णन करिए। इस वर्णन के बीच से आपकी कविता कहाँ झांकती है, आपकी कौन सी कविता की पंक्तियां हैं कि ये पूरी चीजों को एक सार्थक कविता का रूप देती हैं। केदार जी ने अपने किताब का शीर्षक दिया था, कहानी कविता संग्रह का नाम ही दिया था, यहां से देखो। आपको तय करना है कि आप, अगर आपने उस वर्णन को, उस घटनाक्रम को, उस चित्रण को किया है तो आप बताएं कि आप उस चीज को कहां से देखने के लिए कह रहे हैं। कोई ऐसी खास जगह चुने जहां से देखने से वह सारा घटनाक्रम एक सारवान कविता में तब्दील हो जाए। यानी कि आप कहां से खड़े होकर उन चीजों को देखते हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके बिना कोई भी विवरण कविता नहीं रहने पाएगी। दोस्तों, इस कार्यशाला में आने के बाद यहाँ मैंने पहले ही कह दिया था कि छंद मुक्त कविता पर बात होती है, यानी छंदों से मुक्ति पर, जो छंदों से मुक्ति के बाद
जो कविताएं लिखी जा रही है उस पर फिलहाल मैंने इस कार्यशाला को केंद्रित किया है। तो मैं ये बताऊं कि छंद मुक्त कोई या मेरी खोज या इधर हाल की खोज नहीं है, या इस तरह की कविताएं कोई हाल में नहीं लिखी जा रही है। या 100 साल से अधिक इस परंपरा का विकास हो चुका है। पूरी दुनिया में इस तरह की कविताएं लिखी गई और इसकी पूरी परंपरा विकसित हुई और इसने बहुत कुछ दिया कविता की दुनिया को। निराला जी हमारे बीच छायावादी कविताओं गीतों के दौर में निराला जी ने छंद मुक्त कविता की बात शुरू की और उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी जो छंद को तोड़ती हुई कविताएं थी। उसके बाद से यह परंपरा हमारी हिंदी कविता साहित्य की एक मुख्य परंपरा बनती चली गई और आज जो कविताएं लिखी जा रही है वो गीतों से अलग हटकर, छंदों से अलग हटकर एक सामान्य भाषा में, संवाद की भाषा में कविताएं लिखी जा रही हैं। उसके अंदर छंद कहाँ है, आंतरिक छंद की हमें तलाश करनी होती है। कई बार हमारी जो बात है वह कविता होती है, हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि भंगिमा हमारी जो है, हम कहाँ से देखते हैं वह उस कविता को कविता बनाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं, कि जो पाठ्यक्रम की कविताओं के बाहर जाकर वो कविता से जुड़े ही नहीं। वो कविताएं, आपको बताऊं कि पाठ्यक्रम में वे कविताएं पढ़ाई जाती हैं दुर्भाग्य से जो समकालीन कविताएं नहीं है, जो बहुत दिनों तक कोई कवि लिखता रहता है, वो कविता के आंदोलन का दौर भी खत्म हो जाता है, तब पता चलता है कि उसकी कविताएं पाठ्यक्रम में आई। अर्थात 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी काव्य परंपराओं की बात जब धीरे धीरे स्वीकृत होने लगती है तब वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाती है। अर्थात पाठ्यक्रम को हम पढ़ेंगे तो समकालीन कविताओं के बारे में प्रायः बहुत कम जानकारी मिल पाती है। जिन लोगों ने पाठ्यक्रम की कविताओं को पढ़ने के बाद आज की कविताओं को समझने का प्रयास किया, उन्हें निराशा हाथ लगेगी, वे आज की कविता को समझ ही नहीं पाते। लोग कहते हैं ये क्या बकवास चल रहा है, इसमें तो कहीं छंद का पता ही नहीं चल रहा है, तो इसमें कविता कहाँ है। तो साहब आइए, जुड़िए, आपको हम बताएं कविता कहाँ है, कविता कैसे है, और वह जो आप छंदों में खोज रहे हैं उसके बाहर भी एक महत्वपूर्ण दुनिया है, एक महत्वपूर्ण दृष्टि है, एक प्यारी संवेदना है। उससे जुड़िए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रही है, मैं आपकी सहायता के लिए हाजिर हूँ। फिलहाल इतना ही, शेष मिलते हैं फिर। धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्यार से सुना और हो सके तो मेरी बातों पर बुने भी।